हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 10 गणित का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें अभी तक लगभग 11 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी ये 12वीं क्लास है और चैप्टर नंबर 3 की ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी। इसमें आपके लिए हमने हर तरह के क्वेश्चन करा दिए, जैसे आयु वाले क्वेश्चन भी करा दिए, भिन्न वाले भी करा दिए और संख्याओं वाले भी करा दिए थे, और समीकरणों को कैसे हल किया जाता है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि, दोनों तरह से आपके लिए हमने बता दिया। 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपके लिए हमने करा दिए हैं। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन लाए हैं और आज हमारी ये इस क्लास की इसकी चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, फिर हमारा कल से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों के लिए बताया था कि जब भी हमारा नया क्लास शुरू होता है हम सबसे पहले 2025 के पूछे गए क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था हमारे, देखिए 2023 में पूछा गया, 24 में और 23 में पूछा गया है। तो आप क्लास कंप्लीट देखा कीजिए, बीच में छोड़ के मत जाया कीजिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं आपके लिए सब बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड ही कराते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्ति हैं उनकी आय का अनुपात दे रखा है हमारे पास 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या करना हमारे लिए, उनकी आयों का अनुपात दे रखा है और उनकी खर्चों का अनुपात दे रखा है और उनकी जो बचत दे रखी है दोनों व्यक्तियों को कितनी दे रखी है, 2000 रुपए। ठीक, उनकी मासिक आय कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, तो ध्यान से देखना इसके लिए। तो लिखते हैं हम, एक बार फिर से समझ लीजिए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय मतलब क्या होती है, इनकम, इनकम कितनी दे रखी है उनका अनुपात दे रखा है, और खर्चों का अनुपात यानी वो लोग कितना खर्च कर देते हैं उनका अनुपात दे रखा है, और महीने के लास्ट में 2000 रुपए बचा लेते हैं, दोनों 2000 रुपए बचा लेते हैं। तो हमसे कहा गया उनकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय याद करेंगे। चलिए कैसे याद करते हैं इसके लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया है जो सवाल में दे रखा है पहले वो हम नोट करेंगे। क्या लिखा हुआ हमारे पास, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। कितना अनुपात दे रखा हमारे पास अनुपात दे रखा है 9:7। अब अनुपात जब भी दे रखा होता है तो इसको कैसे हटाते हैं उसको ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना पहले व्यक्ति की आय, हम पहले व्यक्ति की आय मान लेंगे। यहाँ पर कितनी लिख देंगे, 9x। जब भी कभी अनुपात हटाना होता है तो उसके लिए ऐसे देखिए ध्यान से किस प्रकार हटाते हैं। यहाँ पर जैसे 9:7 दे रखा था तो यहाँ पर एक कोई राशि ऐसी ले ली जाती है, तो जैसे एक राशि यहाँ पर ले लें हम कितना 9x और दूसरी वाली ले लें यहाँ पर 7x। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें, अनुपात का मतलब क्या है, भाग। ठीक है, तो 9x और बटे में कितना लिखेंगे 7x, x से x हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 9/7। इसको अनुपात में लिख सकते हैं 9:7, इसके लिए हम 9:7 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले व्यक्ति की आय मान लेंगे 9x है और दूसरे वाले कितनी मानेंगे, देखते हैं यहाँ पर दूसरे वाले की तथा करके लिखेंगे यहाँ पर, तथा दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी हमारी 7y मान लेते हैं यहाँ पर। दूसरे व्यक्ति की आय है ना, तो x है, अनुपात दे रखा है तो x ही मानेंगे। तथा और क्या दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, आय हमारे पास दे रखी है, ये हमारे पास आय दे रखी थी 7। ठीक है, 9:7 और यहाँ पर दे रखा है अनुपात का है का, खर्चों का। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर खर्चों का अनुपात, हम लिखेंगे यहाँ पर खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है,
कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। अब इसी प्रकार से पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों को खर्चों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा, 4y। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का खर्च, कितना लिख देंगे हम, 3y। ठीक है, अगर इनका अनुपात अगर हम निकालें तो 4:3 हमारा आ जाएगा। तो अब लिखा क्या है सवाल में, हमने आय का अनुपात आय को लिख लिया और हमने खर्चों को लिख लिया। हमसे कहा गया है कि प्रति व्यक्ति 2000 रुपए बचा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचा लेता है। बचत कैसे होती है, जैसे किसी व्यक्ति की अगर सैलरी 8000 रुपए है महीने की, ठीक है, और वो एक महीने में 5000 रुपए खत्म कर देता है, तो क्या करेंगे, सैलरी से यानी जो आय होगी उसकी इनकम, उससे हम क्या करेंगे, अपना खर्चा घटा देंगे, तो जो हमारी निकल के आएगा वो क्या आ जाएगी, हमारी बचत निकल के आ जाएगी। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम आय से, पहले व्यक्ति आय से उसका खर्चा निकालेंगे, यानी बचत कैसे निकालते हैं, बचत, जैसे बचत निकालना होता तो बचत कैसे निकालते हैं, बचत बराबर क्या होता है हमारा, आय और माइनस का खर्च, यानी आय हमारी कितनी है उसमें से कितना हमारा खर्च हुआ है वो हम घटा देंगे, बचत हमारी निकल के आ जाएगी। चलिए इसके लिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। क्या लिखा हुआ हमारे पास, अब पहले व्यक्ति की बात की जाए तो पहले व्यक्ति की बचत कितनी है, 2000 रुपए, आय कितनी है उसकी 9x, माइनस खर्च उसका कितना है, पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है, इसका इतना खर्च दे रखा है, खर्च इसका कितना दे रखा है हमारा 4y। तो यहां से एक समीकरण ये बन जाएगी, एक समीकरण हमारी ये बन गई, यानी क्या बन गई हमारी 9x माइनस 4y बराबर 2000, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार से निकालेंगे, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी दे रखी है 7x, खर्च कितना दे रखा है 3y। तो हम क्या करेंगे, आय से खर्च घटा देंगे, खर्च कितना है हमारा 3y, आय से खर्च घटा दिया और जो बचत हुई हमारी वो कितने रुपए की हुई, 2000 की, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकाल लेंगे, इन समीकरणों को हल करेंगे, दोनों को समीकरणों को हल करने के बाद में, ठीक, आय अगर निकालना होगा तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, खर्च निकालना होगा तो यहाँ पर y का मान रख देंगे, ठीक। तो हम समीकरणों को हल करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण कितनी दे रखी है हमारे पास, 9x माइनस कितनी दे रखी है 4y बराबर 2000, समीकरण नंबर 1। दूसरी दे रखी है 7x माइनस 3y बराबर 2000, समीकरण नंबर 2। इनको क्या करेंगे, जैसे पीछे समीकरण हल करना सिखाया था उसी प्रकार से इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, या तो इस वाले गुणांक को बराबर कर दे या इस वाले गुणांक को बराबर कर दे, तो हमारे पास इनका कितना आएगा 4 3 12, तो यहाँ तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, यहाँ 3 से करेंगे, यहाँ 4 3 यानी कितने करेंगे, यहाँ पर 4 से, ठीक। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब दोनों चिन्ह हमारे एक जैसे दे रखे हैं, पीछे हमने हल करना सिखाया था आप लोगों के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर घटाने पर घटा देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा हमारा माइनस का, तो ये वाले तुम्हारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या होगा, अगले क्या कहा है, अगले कैसे होगा यहाँ पर, लेकिन ध्यान से देखना, 3 एम 27, यहाँ पर 27 और 7 चौक 28, ठीक, 28 हमारे काय के हैं, माइनस के, तो 27 से 28 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा x, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएंगे हमारे 6000 और 4 दूनी 8, ये हमारे कितने हो जाएंगे 8000, ये माइनस के हैं और ये काय के हमारे प्लस के हैं, तो यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे हमारे 2000, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के हमारे कितने बचे 2000, x से माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान निकल के आएगा x बराबर 2000, ये x का मान निकल के आ गया। इस सवाल में जो पूछा है उसको ध्यान से देखना, क्या पूछा गया सवाल में कहा है उनकी मासिक आय पूछी गई है, मासिक आय पूछी गई, तो हमने लिखा था पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 9x, तो 9 और गुणा में x का मान लिख देंगे, यहाँ पर कितना हमारे पास 2000, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 9 दूनी
18,000। पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी हमारी 18,000। अब दूसरे की अगर मासिक आय निकालना हो तो उसको यहां पर रख देंगे उठा करके। 7 गुणा x का मान कितना है 2000, 7 दूनी 14, 14,000। दूसरे वाले की मासिक आय हमारी कितनी आ गई 14,000 आ गई। ठीक, अब अगर हमसे सवाल में ये कहा गया होता कि उनका खर्च भी निकालिए, व्यय याद कीजिए, तो व्यय हम कैसे याद करते? तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ता, बाई का मान निकालते, बाई का मान निकाल करके इन दोनों में रख देते उठा करके, तो इन दोनों का खर्चा हमारा महीने का निकल के आ जाता। ठीक है, तो फिलहाल तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, आय याद कीजिए, तो आय हमने यहाँ से याद कर ली। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये वाला हो जाएगा। अगर खर्च पूछा होता तो बाई का मान निकाल के यहाँ पर रख देते उठा करके, तो हमारा खर्च निकल के आ जाता। तो आय वाला क्वेश्चन आपके लिए हमने करा दिया। इस टाइप का ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, और इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए अब आप लोग आसानी से इसके लिए कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहला वाला तो हो गया हमारा। चलिए 2 देखते हैं, बाद में मिटाएंगे इसके लिए। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, 4 कुर्सियां दे रखी हैं और 7 मेजों का मूल्य, इन दोनों का मिलाकर के कितना दे रखा हमारे पास 360 दे रखा है, और कहा गया है 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पेंसिल वाला भी आता है, जैसे पेंसिल, कलम, पेंसिल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी दे रखा होगा। तो ये कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखना। हर तरह के हमने क्वेश्चन आपके लिए करा दिए, और कुछ बचे थे अलग से, वो हम क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं, ध्यान से देखना इसके लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है, एक कुर्सी और एक मेज, एक कुर्सी का मूल्य पूछा गया है, एक मेज का मूल्य पूछा गया है। तो जो पूछा जाता है उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, हम लिखेंगे यहाँ पर माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, ठीक, कुर्सी का मान लेंगे रुपए कितना x, तथा मेज का कितना मान लेंगे रुपए y है। हमने क्या किया, एक कुर्सी का मूल्य मान लिया x रुपए और एक मेज का कितना मान लिया हमने y रुपए। अब आप लोग ध्यान समझना इसके लिए कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक कुर्सी का मूल्य 10 रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य कितना है 10 रुपए, हमसे अगर 5 कुर्सियों का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो हमने माना कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है और कितनी कुर्सियां दे रखी यहाँ पर 4, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 कुर्सियों का हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने माना है यहाँ पर कि एक मेज का मूल्य कितना है y और हमसे कहा गया 7, तो 7 का कितना हो जाएगा 7y, ठीक है 7y हो जाएगा। तो इतनी कुर्सियों और इतनी मेजों, इन दोनों को मिला करके इनका जो मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा 360, यानी कुछ रुपए की ये खरीदी, कुछ रुपए की ये खरीदी, दोनों को जोड़ के टोटल हमने कितने रुपए दिए 360 रुपए दिए। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम स्थिति, या ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 4 कुर्सियों
4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितने रुपए है हमारा? 360 रुपए। तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना था हमारा? 4x। 7 मेजों का कितना? 7 मेजों का कितना था? 7y। तो यहाँ पर हो जाएगा 7y। टोटल हमने कितने रुपए दिए इसके लिए? 360। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? दूसरी कंडीशन में 6 कुर्सियां और 10 मेजें दे रखी हैं। 6 कुर्सियां और 10 मेजें दे रखी हैं। तो 6 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6x। 10 मेजों का कितना हो जाएगा? 10y। और टोटल कितने रुपए दे रखे हैं हमारे पास? 520। तब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? तब लिखेंगे यहाँ पर 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना दे रखा है हमारा? 520 रुपए दे रखा है। ठीक। अगले 6 कुर्सियों का कितना हो जाएगा? 6x। 10 मेजों का कितना हो जाएगा? 10y। टोटल मिलाकर के जो इनका खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है हमारा? 520 रुपए। इतना मूल्य हमारा बनेगा जाकर के। अब इनमें दोनों में से कुछ कॉमन होगा कुछ कॉमन। 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो 2 3 6। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3x और यहाँ पर 5 दूनी 10y। ये हो जाएगा हमारा 520। 2 हमारा बटे में जाएगा तो काटेगा इसके लिए। 26 दूनी कितने होते हैं? 52 और ये 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3x और ये 5y और बराबर हो जाएगा हमारा 260। समीकरण नंबर 2। अब जैसे समीकरणों को हल किया जाता है वैसे इन समीकरणों को हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चाहे तो प्रतिस्थापन कर सकते हो चाहे विलोपन। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कितनी दे रखी है? ये लिखी हुई है 4x प्लस 7y बराबर 360। इक्वेशन नंबर 1 ये दे रखी है हमारे पास 3x प्लस 5y और ये दे रखा हमारे पास 260। ठीक। अब क्या करना है? जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर देंगे। इसके लिए क्या करना है? इसके गुणांकों को बराबर कर लीजिए या इसके गुणांकों को बराबर कर लीजिए। तो क्या करेंगे हम? चलिए यहाँ पर x का गुणांक बराबर करते हैं। 3 चौक 12। कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेगी? 3 से। और यहाँ पर क्या करेंगे हम? समीकरण नंबर 2 में जब यहाँ 3 से गुणा करिए तो यहाँ से कितने करने पड़ेंगे हमारे लिए? 4 से गुणा करने पड़ेगी। तो ये हो जाएंगे 3 चौक 12 और ये हो जाएंगे 4 3 12। अब क्या करेंगे? ये बराबर हो गए तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे। अब जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये का हो जाएगा माइनस का। ठीक। अब सुनना, ये तो हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा? 7 21 और ये बचा हमारा 4 पंजे 20। ठीक। ये प्लस का है, ये का है? माइनस का है। तो 7 21 बाई से 5 चौक 20 बाई जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल बाई बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा? इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 और 3 छक 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 कितना हो गया हमारा? 10। ठीक। ये हो जाएगा 0 और 4 छंग 24 के 4 हासिल कितना लगा? 2 और 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए हमारे? 10। ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1080 से घटाएंगे कितना? 40। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा? 40। तो बाई का मान निकल के आएगा हमारा 40। और जब बाई का मान निकल जाएगा तो बाई को किसी भी समीकरण में उठा करके रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, और मान रखते समय ये ध्यान रखना कि जो समीकरण सरल हो वहीं पर मान रखा करो। तो यहाँ पे रखेंगे 2 नंबर में किसका मान रखा हमने? बाई का मान। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 3x और प्लस 5 और गुणा बाई यानी 40 बराबर कितना दे रखा था? 260।
सोल्व करते हैं इसके लिए। ये हो जाएंगे 3x और ये है कितने 5 चौक 20, यानी कितने हो जाएंगे 200। 200 हमारे उधर जाएंगे। जब ये 200 उधर जाएंगे तो ये है हमारे पास 260 और माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। ठीक, यहाँ कितना लिखा हुआ है हमारा 3x, 3x लिखा हुआ है ये, और 260 से यहाँ पर 200 घटाएंगे तो बराबर बचेंगे हमारे 60। 3 से कैंसिल कर देंगे, 20 तिया 60। x का मान कितना आ गया हमारा 20। ठीक, x का मान कितना निकल के आया हमारा 20 निकल के आया, और y का मान कितना आया हमारा 40। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब क्या कहा सवाल में, क्या पूछा था, सवाल में कहा था एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। तो हमने ऊपर माना था एक कुर्सी का मूल्य कितना माना था x रुपए, एक मेज का मूल्य कितना माना था हमने y रुपए। ये तो जो x का मान निकल के आया है वो हमारा एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा, और जो y का मान निकल के आया है वो एक मेज का। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपए और एक मेज का मूल्य बराबर 40 रुपए। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया कैसे करते हैं। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लोग कर सकते हो। उसके लिए इस टाइप के मिलेंगे आय वाले, वो भी कर लोगे। ठीक, ये वाले अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये तो सेम लिख गया, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 4 समय दूरी वाले वो भी क्वेश्चन बताना है, एक आयत परिमाप वाला, और हमने एक आयत वाला जिसमें 3 आयत होते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बता दिया था। वो हमारे चैनल पर, यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है वहां पर पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग देख लोगे। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वो दोनों नीचे 2 क्वेश्चन एक जैसे लिख गए थे, तो कोई बात नहीं, वो पहले ही बता दिया था। अब बताएं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। और जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन कराए जाते हैं। 22 में आया, ये 23 में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से और बढ़िया से तैयारी कीजिए। समय आपके पास अब कम बचा हुआ है, तो ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत करते रहिए, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया आए। तो क्या लिखा हुआ है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये नाव धारा वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये समय दूरी वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए हम कराते हैं, तो इसीलिए जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा, अनुकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में क्या होता है अनुकूल, और प्रतिकूल क्या होता है, यानी धारा बह रही है उत्तर की ओर और आप तैर रहे हैं दक्षिण की ओर, तो क्या हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा, यानी धारा के विपरीत। और धारा की दिशा में अनुकूल होगा और धारा के विपरीत क्या होगा प्रतिकूल होगा। पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा की दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में यानी स्थिर मतलब क्या होता है रुका हुआ, रुके हुए जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको अनुकूल और प्रतिकूल कैसे सोल्व करना होता है वो समझ नहीं आता है, तो उसको ध्यान से देखना, आपका क्लियर यहाँ पर आज हो जाएगा ये इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अब ये यहाँ पर पॉइंट समझाएंगे, बहुत बढ़िया पॉइंट है, उसको ध्यान से समझ लेना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपका जीवन में गलत नहीं होगा, एक ही पॉइंट समझना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना, माना ऋतु, माना ऋतु की स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल x, तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, हमसे ये पूछा गया था ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो हमने स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी मान ली, हमने x मान ली,
और धारा की चाल कितनी मान ली, बाई मान ली। अब आप लोग यहाँ पर एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति या आप धारा की दिशा में तैरेंगे तो धारा के साथ साथ यानी बहाव जिधर है उधर आप तेजी से जाएंगे, और अगर आप धारा के विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे चलेंगे, है ना। तो धारा की दिशा में जाते हैं तो धारा की चाल प्लस व्यक्ति की चाल दोनों की जुड़ जाती है, और जब धारा के विपरीत जाते हैं तो जिसकी चाल ज्यादा होती है उसकी चाल, यानी व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है तो व्यक्ति की चाल ज्यादा है, अगर व्यक्ति की चाल कम होगी तो क्या होगा, धारा उसे बाहर ले जाएगी। तो व्यक्ति अगर आगे की ओर बढ़ रहा है तो व्यक्ति की चाल से धारा की चाल को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। मतलब क्या है कि धारा के अनुकूल जब जाते हैं तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल दोनों की क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक। और जब हम प्रतिकूल जाते हैं तो धारा व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखेंगे यहां पर लिखेंगे हम, ठीक, कितना जा रहा है यहाँ पर, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ऋतु की, यहाँ पर लिखेंगे ऋतु, ऋतु की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल चाल, यानी दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगी हमारी x प्लस वाई हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इस टाइप से लिख देंगे। तो यहीं पर हम सूत्र लगाएंगे। अब धारा के अनुकूल पहले देखते हैं, उसके बाद हम प्रतिकूल देखेंगे। तो अनुकूल 2 घंटा लगते हैं, 2 घंटा नहीं, समय कितना दे रखा है, 2 घंटा, और कितना तैर जाती है, 20 किलोमीटर, ये समय दे रखा है, ये दूरी दे रखी है, और ये क्या हो गई हमारी चाल। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र होता है हमारा, हमारा सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होती है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस टाइप से लगा देंगे, या ऐसे लिख देंगे कि चाल बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं क्या, चाल बराबर दूरी, ये उधर पहुंचा देंगे, ये इधर आ जाएगा, दूरी बटे समय, ये आ जाएगा दूरी बटे समय। तो यही सूत्र लगाएंगे यहां से हम। तो चाल कितनी दे रखी है हमारी, x प्लस वाई, और दूरी कितनी दे रखी है हमारी 20 किलोमीटर, कितनी दे रखी है हमारी 20 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, और समय कितना दे रखा है हमारा 2 घंटे। तो जब इसके लिए हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ठीक। ये ध्यान रखना, अनुकूल चलते हैं तो दोनों की चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो टोटल चाल इसकी कितनी हो जाएगी, चाल ये हो गई, समय 2 घंटे हो गया, दूरी इतनी, तो हमने सूत्र लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय, हमारा इतना समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ऋतु की, हम लिखेंगे यहाँ पर ऋतु की धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल या विपरीत चाल। अब ऋतु जब ही आगे बढ़ेगी जब धारा से ज्यादा चाल होगी ऋतु की, अगर धारा की चाल ज्यादा हुई तो ऋतु को क्या करेगी, बहाकर ले जाएगी। तो क्या करेंगे, कौन सी वाली में से कौन सी घटाना है, तो ऋतु की कैसी चाल होगी, ज्यादा होगी, तभी धारा को पार करते हुए वो आगे बढ़ेगी, तो x माइनस वाई हो जाएगी। तो फिर से वही सूत्र लगा देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर, समय कितना दे रखा है 2 घंटे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 ही दे रखा था, ठीक है, 4 ही दे रखा है, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2, इसको जोड़ेंगे तो y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1x ये 1x ये, तो कितने हो जाएंगे 2x, और 10 दूनी कितने हो जाएंगे 10, और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 12, 2 1 कम 2, और 2 छंग कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर कितना किया जाए हमारा 6। और x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे उठाकर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। यहाँ पर कितने लिख देंगे हम 6 और प्लस का y दे रखा हमारे पास, y बराबर कितना हो जाएगा 10, 6 हमारे उधर जाएंगे माइनस के, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, x और y के मान निकल गए। तो x का पूछा था, x के बारे में क्या कहा गया था कि स्थिर जल में तैरने की चाल। ठीक, तो रितु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी दे रखी थी हमारी 22 मानी, तो ये 22 हो जाएगा। धारा की चाल कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये धारा वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये दे रखा था, ये समय दूरी वाला दे रखा, ये भी समय दूरी वाला है, ये धारा में दे रखा था नाव और धारा वाले में, और ये इस टाइप में दे रखा था। तो इसको भी देखते हैं कैसे होगा सोल्व। अब ये धारा वाले क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसको भी मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। ये भी हमारा 2023 में ही पूछा गया है, तो देखते हैं कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है, 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी किसी व्यक्ति को 300 किलोमीटर दूरी तय करने हैं, तो 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से जाता है तथा शेष दूरी बस से तय करता है, बस द्वारा तय करता है। अब शेष दूरी कितनी बची, कितनी हमारी 300, 60 किलोमीटर चल ली उसने, कितनी बची 240, 240 किसके द्वारा जा रहा है वो बस द्वारा। तब उसे टोटल कितने घंटे लगते हैं, तब लगते हैं 4 घंटे। ठीक, अगले क्या कहा, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और शेष दूरी बस से जाए, तब उसके लिए 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटे लगते थे, बाद में 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे, यानी पहले से 10 मिनट उसे अधिक समय लगता है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी और बस की चाल। तो जिनकी चाल पूछी गई है उनको हम मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x। अब किलोमीटर में है और घंटे में है, तो लिख देंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल दूरी कितनी दे रखी है, कुल दूरी कितनी दे रखी है हमारी 300 किलोमीटर, ये कुल दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर। तो हमने चाल मान ली और कुल दूरी दे रखी है हमारे पास। तो अब यहां से देखेंगे हम कि रेलगाड़ी को कितना समय लगा और बस के लिए कितना समय लगा। दोनों का समय निकाल के क्या करेंगे 4 घंटे के बराबर रख देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि उसे पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। तो रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लगा और बस के द्वारा कितना समय लगा, दोनों के द्वारा समय निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे 4 घंटे के बराबर रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि रेलगाड़ी कितना 60 किलोमीटर जा रही है ना, तो रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 60 किलोमीटर है और चाल कितनी है रेलगाड़ी की x, तो ये इतना हो जाएगा, इतने घंटे उसके लिए लगेंगे। शेष दूरी 300 में से हम 60 घटाएंगे तो कितने बचेगी
240। तो लिखेंगे यहाँ पर कि शेष 240 किलोमीटर, शेष दूरी 240 किलोमीटर को 40 किलोमीटर को बस द्वारा तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 240 बची थी दूरी, तो समय बराबर सूत्र क्या होता? दूरी बटे 4। 240 और बस की चाल कितनी है हमारी? 22। इतना घंटा इसके लिए लगेगा। अब टोटल कितना समय लगा? टोटल समय लगा हमारे लिए 4 घंटे। तो कुछ इतना समय इसको लगा, इतना समय इसको लगा, इन टोटल मिलाकर के जो समय लगा वो कितना लगा हमारा? 4 घंटे। तब लिखेंगे यहाँ पर, तब क्या दे रखा हमारे पास? 60 बटे x प्लस 240 बटे 22, यानी रेलगाड़ी के द्वारा लगा समय प्लस बस द्वारा लगा समय, टोटल कितने घंटे? 4 घंटे। अब यहाँ से एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, इस 4 कैंसिल होने के लिए हो रहा है कॉमन, कितने? 4। अगर हम 4 कॉमन ले यहाँ से, कॉमन ले यहाँ से, तो 15 चौकू 60, ठीक, 4 छंग 24 और बटे में 22 बराबर कितने हैं? 4। 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 बचा, यानी ये 15 बटा x प्लस 60 बटे 22। 15 चौकू 60, 6 चौक 24 यानी 0 और बराबर 1। समीकरण नंबर बन गया हमारा 1। अगली कंडीशन में क्या कहा गया है? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी यानी 100 कितनी बचेगी? शेष 200 बस द्वारा तय करता है, तो उसे 10 मिनट अधिक, 4 घंटा पहले लग रहे थे, अब 10 मिनट और ज्यादा लगेंगे। तब लिखेंगे यहाँ पर पुनः करके तथा करके लिख देंगे यहाँ पर, तथा करके लिखेंगे यहाँ पर कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय, रेलगाड़ी को लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है? 100 और चाल कितनी है रेलगाड़ी की? x। तथा शेष 200 किलोमीटर की दूरी को बस द्वारा तय करने में लगा समय कितना लगेगा? 200 और बटे 22, ये हो जाएगा 200 बटे 22 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है सवाल में कि पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट और ज्यादा लग रहे हैं, तो 4 घंटे प्लस 10 मिनट, अतः करके इन दोनों का जो समय जोड़ के लगा कुल समय, तो कुल समय 4 घंटे प्लस 10 मिनट, यानी कुल समय 4 घंटे प्लस 10 मिनट लगेगा। अब कैसे लिखेंगे इसके लिए? कुल समय यानी बस के द्वारा लगा समय 100 बटे और इतना समय 200 बटे 22 बराबर 4 घंटे। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि वहां घंटे दे रखा है और यहाँ पर मिनट, तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना घंटा हुआ? कि अगर हमें मिनट को घंटे में बदलना हो, तो मिनट के लिए घंटे में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे, ये हो जाएगा। तो अगर हमें 10 मिनट के लिए घंटे बदलना है तो 60 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10/60, तब ये टोटल हमारा सबका में हो जाएगा घंटे में। इसके लिए 0 से 0 क्या होगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर गुणा करेंगे 6 चौक 24, 24 से 25, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? इसके लिए इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 100 बटे x प्लस 200 बटे 22 बराबर
6 चौक 24, 24 एक 25, 25/6। ठीक, अब ऊपर से ध्यान से देखना 25 कॉमन है, 25 कॉमन लेंगे। अब तब यहां से लेंगे 25 कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 चौका 100/x और 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, और यहाँ पर आ जाएगा बटे में हमारा 22। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 25/6, ये हो जाएगा। ठीक, अब 25 से 25 क्या होंगे हमारे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 4/x और 8/22 बराबर 1/6, समीकरण नंबर 2। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल। तो समीकरण 1 और 2 को हल कराना आप लोगों के लिए हमने सिखाया था बहुत बढ़िया से, चाहे तो ये आप लोग अपने आप से कर सकते हैं आगे का क्वेश्चन, और अगर नहीं तो हमें आपके लिए बता रहे हैं कैसे होगा ये। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। कहां पर लिखा हुआ है समीकरण 1, ये दे रखा है, और समीकरण 2 कहां दे रखा है, ये दे रखा है। ये तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दे रखा है। कितना लिखा हुआ हमारे पास 15/x और यहां लिखा हुआ है 60/22 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। चाहे तो प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, x का मान निकाल करके वहां से यहाँ रख देंगे उठा के, तब भी हो जाएगा, तो जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास 4/x प्लस, और ये हो जाएगा 8/22 बराबर 1/6, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना होता है इसमें, या तो x वाला y बराबर कर लीजिए या y वाला। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 15 चौका 60, तो ऊपर वाले में हम करेंगे गुणा कितने से 4 से, और नीचे वाले में करेंगे हम कितने से 15 से। 15 के गुणा 4, 15 चौकू 60 और 15 चौकू 60, और दोनों सेम चिन्ह के हैं, तो क्या करेंगे हम इसके लिए घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, तो घटाइए इसके लिए क्या बचेगा माइनस माइनस, ये हमारा क्या होगा कैंसिल, क्यों 15 चौकू 60, 15 चौकू 60। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा ध्यान से देखना 6 चौक 24, यानी हमारे पास आ गए 240/22 माइनस 15 अट्ठे 120, 120/22, और यहाँ पर 4 माइनस, ये माइनस का होगा 15 एकम 15 और बटे 6। अब इसके लिए सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो हर बराबर है 240 से घटाएंगे 12 दूनी 24, यानी कितने बचेंगे हमारे पास 120। तो 120/22 बराबर है, यहाँ पर कितना बचेगा 6 चौक 24, या थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 3, 2 चौका 8, 8 से 5 घटाएंगे तो 3, 3/2। अब कुछ कट रहा होगा, देखिए क्या कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब 22 की तिरछी गुणा करेंगे इधर, तो 22 एकम 22 और 2 की यहाँ 4 दूनी 8, तो ये मान निकल के आया हमारा 22 का मान निकल के आ गया हमारा। कहाँ लिखा हुआ है 22, क्या माना था हमने भाई, बस की चाल 22। तो बस की चाल कितनी है हमारी 80 किलोमीटर। अब y का मान किसी भी समीकरण में उठा करके रख देंगे तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा, जो हमारी मानी थी हमने रेलगाड़ी की चाल। तो इतना काम आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा आपके लिए, बढ़िया से बताया, आराम से बताया है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस चैप्टर हमारा क्या होगा समाप्त हो जाएगा। और आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए, क्लास पूरा देखिए कीजिए, बीच में देख के आप जाने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए समझाया हुआ है और समय हमारे पास कम है ना, तो बढ़िया से रिवीजन करते रहिए कि ये क्वेश्चन हम जो भी देखें वो हमारा एक बार में ही क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा ये क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन कई तरह के होते हैं, जैसे छात्रावास वाला होता है, कोई व्यक्ति अगर बच्चा छात्रावास में रह रहा है
और वहां पर वो मंथली के हिसाब से किराया दे रहा है और पर डे के हिसाब से भी देना पड़ रहा है अलग से। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति या कोई छात्र पुस्तकालय से पुस्तक लेकर के जाता है तो उसका किराया सप्ताह के हिसाब से, महीना के हिसाब से देना पड़ता है और पर डे के हिसाब से और अलग से देना पड़ता है। तो उसी तरह के ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको समझते हैं क्या दे रखा है सवाल में। कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े, भाड़े का मतलब क्या है, किराया, कोई टैक्सी है वो किराया, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। तो इस लाइन को ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के लिए अपने घर से 15 किलोमीटर की दूरी जाना हो, 15 किलोमीटर, तो उसका किराया मान लीजिए 20 रुपए है। 20 रुपए तो है ही किराया। घर से 15 किलोमीटर की दूरी है, उसका किराया कितना है, 20 रुपए। तो 20 रुपए तो हमारा क्या हुआ, निश्चित किराया। और टैक्सी ड्राइवर जो कह रहा है कि 20 रुपए तो हम आपसे लेंगे ही लेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से और लेंगे। मतलब 20 रुपए तो नियत किराया निश्चित हो गया हमारा, और वो कह रहा है कि 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से और लेंगे। तो 15 दूनी 30, तो टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, 50 रुपए। 50 रुपए देना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। मतलब क्या है कि जो नियत किराया है वो तो देना ही देना है, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत निश्चित किराया तो है ही है, और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए देने होते हैं और 15 किलोमीटर के लिए 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हमसे पूछा गया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा गया है। अगले क्या लिखा हुआ है बाद में सोल्व करेंगे, तो पहले तो इतना सोल्व कर रहे हैं। तो क्या पूछा गया है, नियत भाड़ा। तो हम लिखेंगे माना, माना नियत भाड़ा कितना मान लेंगे, रुपए x, तथा तथा प्रति का मतलब एक, प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब किराया मान लेंगे रुपए y है। तो प्रथम स्थिति में क्या दे रखा है, कितनी दूरी चली, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो लिखेंगे यहां पर कि 10 किलोमीटर दूरी चलने पर किराया, किराया या भाड़ा कितना हमारा 105 रुपए। तो इसमें सम्मिलित कैसे होगा, इसमें सम्मिलित होगा नियत भाड़ा प्लस किलोमीटर के हिसाब से। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, हम लिखेंगे यहां पर नियत भाड़ा प्लस प्लस कितने किलोमीटर गए 10 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर टोटल कितने रुपए दे रहे हैं हम 105। ठीक, नियत किराया देना ही देना है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का किराया हमें और देना है। तो टोटल जो किराया दिया हमने कितना दिया 105 रुपए। तो नियत कितना था x और 10 और प्रति किलोमीटर कितना था y। तो टोटल हमने कितना दिया 105, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है, कहा गया है 15 किलोमीटर का कितना दे रखा है 155। तो 15 किलोमीटर के लिए ये लाइन आप लोग इस टाइप से यहाँ पर 10 करके यहाँ पे 15 कर लेना, अपने आप लिख लेना, हम समीकरण बना के दे रहे हैं सीधे सीधे। तो नियत भाड़ा कितना हो गया x, 15 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना था y। तो ये तो हो गया हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से और ये तो हो गया हमारा नियत भाड़ा, नियत मतलब निश्चित किराया। टोटल कितने रुपए दिए हमने 155। तो x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। तो अब क्या करना होगा, इन समीकरणों को हल करेंगे। तो यहां से मिलेगा x का मान, तो जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा हमारा नियत भाड़ा, और जो y का मान मिलेगा वो हमारे लिए मिलेगा प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक, तो ये तो आंसर हमारे आ जाएंगे कि ये नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है।
XY समीकरणों को हल करना बहुत बढ़िया से सिखा दिया था आप लोगों के लिए हमने। तो ये समीकरण ये वाला अपने आप करोगे। अब इसमें कहा गया है 25 किलोमीटर, इसको कैसे निकालोगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि नियत भाड़ा प्लस 25 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब क्या करेंगे? x प्लस 25y, तो यहाँ पर x का मान रखना, यहाँ पर y का मान रखना, दोनों मान रख करके 25 किलोमीटर का भाड़ा हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लोगे। अब ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, कल हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, द्विघात समीकरण, जिसमें धनाचार्य का सूत्र है। और अगला चैप्टर आप लोग ध्यान से पढ़ना, वहां से 2-3 क्वेश्चन आपके लिए जरूर मिल जाते हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो वहां पर क्या होता है, गुणनखंड करना सीखते हैं, तो उसको हम बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।